सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, संस्कृत का पेपर बहुत अच्छा गया आपका। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, सर जी हिंदी का पेपर भी सॉल्व करा दीजिए। तो जो सीबीएसई ने हिंदी का पेपर जारी किया है, सिंपल पेपर, इस वीडियो में हम सभी उसको हल करेंगे, बिल्कुल ट्रिक और टिप्स के साथ में। जैसे आपने संस्कृत के पेपर में गर्दा उड़ा दिया था, वैसे हिंदी के पेपर में भी गर्दा उड़नी चाहिए। तो प्लीज़ बच्चों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। तो देखो बच्चों, जो आपका हिंदी का पेपर है, देखो ये लिखा हुआ है ना, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा हिंदी आ। आप जानते हैं हिंदी में दो पेपर होता है, हिंदी आ और हिंदी बा। तो ये हिंदी आ का पेपर है। यहाँ पे देखो ना, इस प्रश्न पत्र दो खंड हैं, आ और बा। और पूरे पेपर में कुल कितने प्रश्न आएंगे? 17 प्रश्न आएंगे। इसमें जो है खंड आ के अंतर्गत कुल 10 प्रश्न हैं और उप प्रश्नों की संख्या कितनी है? 44। तो आप सभी जानते हैं कि आपके पेपर का जो पहला प्रश्न आता है किसका होता है? गद्यांश का। ध्यान से देखिएगा, किसका होता है? गद्यांश का। और दूसरा प्रश्न क्या होता है? पद्यांश का। यानी वो उसमें जो है कविता होती है, उसमें से प्रश्न होता है। तो हम फटाफट आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप पद्यांश से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि पेपर के पहले आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। तो 15 मिनट में आप क्या करेंगे? इस पैसेज को ही पढ़ेंगे। कुछ एग्जामिनर जो है थोड़ा सा स्टिक होते हैं, वो आपको मना करेंगे कि पेपर में कोई टिक मत लगाइयो, कोई टिक मत लगाइयो। तो उसका उपाय क्या है? आप क्या करेंगे? छोटा छोटा बिंदु लगा देंगे, इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे बिंदु लगा देंगे। पढ़ते समय पढ़ करके बिंदु लगा देंगे कि इसका उत्तर यहाँ, छोटा छोटा बिंदु लगा देंगे कि एग्जामिनर को भी दिखाई ना दे, केवल आपको दिखाई दे। अब कैसे पैसेज पढ़ना है, कैसे उत्तर लिखना है, इस पे ध्यान देना है। देखो बच्चों, पैसेज जो है हिंदी के पेपर में पैसेज बहुत बड़ा आता है। क्यों? क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है, एग्जामिनर भी जानते हैं, तो बड़ा पैसेज देते हैं ताकि बच्चा, जो मेहनती बच्चा है, वही ढूंढ पाए उत्तर कहाँ है। तो उसके लिए क्या करेंगे? आप जानते हैं कि इस पैसेज से कितने प्रश्न आते हैं? 5 प्रश्न आते हैं। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? एक दो प्रश्न को पढ़ लेंगे। जैसे देखो, पहला प्रश्न क्या है? हिंदी फिल्मी गीतों तथा लोकगीतों में क्या समानता है? यानी इस प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढना है। दूसरा प्रश्न क्या है? हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का काम फिल्मी गीतों ने किस प्रकार किया? कम से कम 2 या 3 प्रश्न को पढ़ करके फिर आप पैसेज को पढ़ना शुरू करें। क्यों? ताकि आपके मन में रहे कि हमको ढूंढना क्या है, केवल पैसेज पढ़ना थोड़ी है, हमको उत्तर ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे? फटाफट जो है पैसेज को पढ़ लेंगे। पैसेज में हिंदी में लिखा हुआ है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस केवल उत्तर कैसे ढूंढेंगे मैं ये बताऊंगा। पैसेज आप स्वयं पढ़ लेंगे। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? हिंदी फिल्मों हिंदी फिल्मी गीतों और लोक गीतों में क्या समानता है? अब चारों विकल्प आपको देखने हैं। ये जनमानस के रीति रिवाजों और कल्पनाओं को स्वर देते हैं। ये जनमानस के जीवन के अनुभवों और विचारों को स्वर देते हैं। ये जनमानस के सुख दुख उल्लास उम्मीद को स्वर देते हैं। ये जनमानस के जीवन के यथार्थ और कठोरता को स्वर देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि सभी विकल्पों में क्या है? स्वर देते हैं, स्वर देते हैं, स्वर देते हैं, स्वर देते हैं। शुरुआत में क्या है? जनमानस, जनमानस, जनमानस। अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ गया, सर जी कौन सा सही होगा, क्योंकि सारे एक ही जैसे लग रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हिंदी के पेपर में क्या सावधानी आपको देनी है कि जो आपके पेपर में लिखा होगा वही उसका उत्तर होगा, हूबहू। क्योंकि आप ढूंढेंगे पैसेज में तो अलग अलग कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे यहां पर देखिए, इस लाइन को ढूंढने के लिए आप पैसेज में जाएंगे। पैसेज में देखेंगे जनमानस, तो यहां पर देखो जनमानस कहां पर है? ये देखिए यहां पे है। जिस तरह एक जमाने में लोकगीत जनमानस के सुख दुख आकांक्षा उल्लास उम्मीद को स्वर देते थे। अब ये लाइन देखो यहाँ पे क्या लिखी हुई है? जनमानस के सुख दुख आकांक्षा उल्लास और उम्मीद को स्वर देते थे। तो वो लाइन आपको पेपर में मिलेगी, जो लाइन मिलेगी ना वही उत्तर सही होगा। अब यहाँ देखो, सुख दुख भी है, आकांक्षा भी है, उल्लास भी है। अब देखिए विकल्प में देखिए, यहां पर देखो ना,
सुख दुख केवल इसी विकल्प में है, बाकी और किसी भी विकल्प में सुख दुख नहीं है। तो इस तरह से आपका विकल्प सही होगा ये वाला, सी वाला। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं तो हिंदी मातृभाषा है जानते हैं, फिर भी हिंदी में भी बच्चे गलत कर देते हैं। तो कम से कम हिंदी में तो आप अच्छे नंबर पाएं। उसके बाद देखिए खंड खा, हिंदी भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का काम फिल्मी गीतों ने किस प्रकार किया। अब हिंदी शब्द संपदा को समृद्ध करने का काम फिल्मी गीतों ने किस प्रकार किया। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर इसका उत्तर मिलेगा। तो देखिए ढूंढिए कहाँ पर है कि हिंदी फिल्मी गीतों ने किस प्रकार योगदान किया है। तो देखो ना यहाँ पे हिंदी फिल्मों का योगदान सभी स्वीकार करते हैं। हिंदी भाषा की शब्द संपदा को जो काम राजभाषा विभाग तत्सम शब्दों की सहायता से कर रहा है, वही कार्य फिल्मी गीतों और संवाद लिखने वाले विविध क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ना क्या लिखा हुआ है कि फिल्मी गीत और संवाद लिखने वाले विविध क्षेत्रीय भाषाओं के मेल से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब इसका उत्तर फिर से पैसेज में ढूंढिए, क्योंकि प्रश्न पढ़ना है, पैसेज देखना है, फिर आपको उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर देखो ना विविध भाषाओं का क्षेत्रीय मेल, अभी आपने पैसेज में देखा था ना, तो इसका उत्तर ये वाला सही होगा। हालांकि वहां पे देखो ना राजभाषा विभाग भी है पैसेज में, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न कि भाषा की शब्द संपदा को समृद्ध करने का काम फिल्मी गीतों ने किस प्रकार किया है। राजभाषा विभाग की तो प्रश्न में चर्चा ही नहीं है। किसकी चर्चा है, फिल्मी गीतों की। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर पैसेज में ढूंढेंगे, तब आप अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद देखो तीसरा प्रश्न, इस पैसेज में इस एक जो है ना इस टाइप का प्रश्न आता है कथन और कारण वाला। कथन और कारण वाला इस टाइप का भी प्रश्न जरूर आएगा दोनों पैसेज में, यानी एक पहले पैसेज से और एक दूसरे पैसेज से। तो यहाँ पर देखो कथन क्या है, हिंदी फिल्मों के गाने जन जन के गीत बन गए। कारण क्या दे रहे हैं, इन गीतों में राजनीति की अनुगूंजों के साथ देहाती कस्बाई तथा नए बने शहरों का जीवन दर्शन भी आत्मसात किया जा रहा है। ये कारण है। कथन क्या दिया गया, कथन और कारण को समझ लो एक बार। कथन क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। कथन एक सत्य बात होती है, उसी के समर्थन में जो बात कही जाती है उसको कारण कहते हैं। अब बात क्या कही गई कि हिंदी फिल्मों के जो गाने हैं ना जन जन के गीत बन गए। कारण क्या दिया कि इन गीतों में राजनीति की अनुगूंजों के साथ देहाती कस्बाई नए शहरों का जीवन दर्शन भी आत्मसात कर लिया गया। अब इसमें ऑप्शन में क्या क्या मिलेगा, पहला ऑप्शन क्या है, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। दूसरा क्या है, कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत हैं। तीसरा क्या है, कथन ए सही है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। चौथा क्या है, कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इस तरह का प्रश्न ढूंढने के लिए ना इन दोनों लाइनों को भी आप पैसेज में ढूंढेंगे कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए गाखंड गाखंड ढूंढिए कहाँ पे, तो पैसेज में ढूंढिए कहाँ पर है। पैसेज में देखेंगे, क्योंकि गीत गूंज पैसेज में जो होगा ना उसी के अनुसार ही आपको उत्तर देना है, अलग से नहीं देना है। अब देखो बच्चों ये उत्तर कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि ये गाने जन जन के गीत इसी कारण बन सके क्योंकि इनमें राजनीति के उतार चढ़ाव की अनुगूंजों के साथ देहाती कस्बाई नए शहरों का देशज जीवन दर्शन भी आत्मसात कर लिया जा रहा है। यानी दोनों वाक्य आपको मिल गए, ध्यान दीजिएगा, कारण और कार्य, ये कथन है और ये उसका कारण है, दोनों मिल गया। तो यानी ये कथन भी सही है और उसकी व्याख्या में ये बात भी सही है। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, इस प्रश्न में थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर ये वाला सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, गा खंड का सी, कि कथन भी सही है और कारण आर जो है ना उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। अब अगला क्या है, हिंदी फिल्मों गीतों के इस संसार में हिंदी उर्दू का झगड़ा भी कभी पनप नहीं सका। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है। अब प्रश्न क्या है, देखो ध्यान से फिर से देखिए कि हिंदी फिल्मों गीतों के इस संसार में हिंदी उर्दू का झगड़ा कभी पनप नहीं सका। अब यहाँ पर देखो ना हिंदी फिल्मी गीत कहाँ पर हैं,
तो उसके लिए देखिए कहाँ पर है, पैसेज 2 में। ये देखिए पैसेज 2 की जो पहली लाइन है ना, हिंदी फिल्मी गीतों के संसार में हिंदी उर्दू का झगड़ा कभी पनप नहीं सका। देखो बिल्कुल वही लाइन मिल गई ना। अब उसके कारण में क्या दे दिया गया, प्रदीप नीरज जैसे शानदार हिंदी कवियों, इंदिवर शैलेंद्र जैसे श्रेष्ठ गीतकारों, शाहिर सैफी मशरूह जैसे मशहूर शायरों को हिंदी सिनेमा में हमेशा एक बिरादरी का माना गया। यानी जो है, जो हिंदू गीतकार कलाकार थे, जो मुस्लिम गीतकार थे, दोनों को एक ही बिरादरी का माना था। कौन सी बिरादरी, गायक, मतलब ये निर्माता और गायक हैं। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे दो उत्तर दिए गए हैं। यहाँ हिंदी कवियों हिंद और उर्दू शायरों के एक ही बिरादरी का माना गया। ये गीतकार उर्दू तत्सम प्रधान हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं में समान रूप से गीत लिखते हैं। इन गीतकारों में प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं है। अब यहाँ पर देखो ना, आपको हिंदी आसान लगती है ना, लेकिन देखो इस टाइप का दे देगा तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है कि एक और दो सही है। तो ज़्यादातर बच्चों क्या होता है ना, इसमें एक और दो वाला ही सही होता है, फिर भी आप पैसेज से ढूंढ करके ही करेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे। तो इसमें ये डी वाला सही हो जाएगा। अब ये तीसरा क्यों नहीं सही, क्योंकि देखो इन गीतकारों में प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं है, ये बात जो है पैसेज में कहीं लिखी नहीं है, इसलिए ये गलत है। आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद इसी का जो है अंगाखंड यानी पांचवा प्रश्न आता है इस पैसेज का। उपर्युक्त गद्यांश में हिंदी फिल्मी गीतों की किस विशिष्टता पर सर्वाधिक बल दिया गया है। अब यहाँ पर देखो, ये गीत कलात्मक श्रेष्ठता को अभिव्यक्त करते हैं, ये गीत सांप्रदायिक सद्भाव को अभिव्यक्त करते हैं, ये गीत पारस्परिक प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं, ये गीत सांस्कृतिक खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं। तो अब इसके लिए ये लाइन आपको पैसेज में नहीं मिलेगी, इन चारों विकल्पों में से जो उत्तर दिया गया है ना, इनमें से, क्योंकि देखो यहाँ पे सारी बातें एक ही जैसी लग रही हैं, लेकिन पैसेज में जो लाइन आपको मिले वही लाइन सही होगी। तो पैसेज के देखिए अंत में लिखा गया है, देखो ना लिखा हुआ है, देखो, ये गीत सही मायने में भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं, यानी भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को अभिव्यक्त करते हैं। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, जो डी वाला विकल्प है, ध्यान से देखना, ये वाला सही होगा। इस तरह से आप जो है गद्यांश वाले प्रश्न को करेंगे, तब आप गद्यांश वाले प्रश्न के 5 में से 5 अंक पाने में सफल होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में पद्यांश आता है। क्या आता है, पद्यांश, यानी एक कविता लिखी होगी। अब कविता में प्यारे बच्चों, हालांकि कविता का अर्थ निकालना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उत्तर ढूंढना आसान होता है, क्योंकि वो थोड़े में लिखी होती है, तो तुरंत आप पकड़ लेंगे ये कहाँ पर है। तो कविता आप स्वयं पढ़ेंगे, यहाँ पर देखो वीडियो आप रोक करके भी पढ़ सकते हैं। हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि इसमें भी वही ट्रिक अपनाएंगे कि सबसे पहले आप जो है ना 1-2 प्रश्न को पढ़ लेंगे, फिर आप कविता को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं से आशय है। अगला प्रश्न क्या है, कवियों ने किसानों को फसलों का रसिया क्यों कहा है। अब 2 प्रश्न पढ़ के फिर आप कविता को पढ़िए। हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं ये पूछा गया है, और किसानों को फसलों का रसिया क्यों कहा गया है। दोनों को प्रश्न पढ़ करके फिर श्लोक यानी कविता को पढ़िए। तो क्या है, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, भरी थकान में सोते फिर भी उठते सवेरे हैं, धरती की सेवा करते हैं कभी न मेहनत से डरते हैं, लो हो चाहे ठंड सयानी चाहे झरझर बरसे पानी, ये तो मौसम है हमने तूफानों के मुंह फेरे हैं। अब यहाँ देखो ना, इस कविता पढ़ने से पता चल जा रहा है कि किसान के ऊपर है। तो अब देखो पहला प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न था प्यारे बच्चों आपका, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं से आशय क्या है, यानी इस लाइन से क्या आशय है। तो कमेरे मतलब होता है कमाने वाले। अब देखो ये पहली ही लाइन है, यहाँ पे देखो ना, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं। अब क्यों हैं, इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा गया है कि भरी थकान में सोते हैं फिर भी उठते सवेरे हैं, यानी जो किसान के बेटे हैं वो कैसे हैं, मेहनती हैं, तभी तो पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पे देखो विकल्प में क्या दिया गया है, हम धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं, हम धरती के बहुत आलसी बेटे हैं, हम धरती के बहुत बुद्धिमान बेटे हैं, हम धरती के बहुत अज्ञानी बेटे हैं।
अब इस कविता पढ़ने से ही आपको पता चलेगा इसमें मेहनत की बात हो रही है, तो आपका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवियों ने किसानों को फसलों का रसिया क्यों कहा है? अब देखिए फसलों का रसिया कहाँ पर कहा है, तो यहाँ पर देखो ना, फसलों का रसिया, ये जो कविता की ये वाला पद्य है इसमें कहा है, हाथों में लेकर हल हसिया, गाते नई फसल के रसिया, धरती को साड़ी पहनाते, दूर दूर तक भूख मिटाते, मुट्ठी भर दानों को रखकर कहते हैं बहुतेरे हैं, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं। तो यहाँ पर देखो ना, फसल के रसिया। अब फसल के रसिया का मतलब क्या है, यानी क्यों कहा है? तो यहाँ पर देखो, किसान फसल को उगाते हैं, किसान फसल को काटते हैं, किसान फसलों से प्रेम करते हैं, किसान फसलों को बेच देते हैं। तो देखो बेटा, रसिया माने होता है प्रेम करने वाला। कहते हैं नहीं, ये तो बहुत गीत के बहुत रसिया हैं, संगीत के बहुत रसिया हैं। रसिया मतलब प्रेम करने वाले। तो आपका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, किसान फसलों से प्रेम करते हैं। तो प्रश्न का भाव भी आपको समझ में आना चाहिए। आप पड़ोसी से कम पूछेंगे, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर डालिए, क्योंकि आप सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे और सही करेंगे। बगल वाला बच्चा आपका गलत भी करा सकता है। अगला है, किसान धरती की सेवा करते हैं, खेतों में फसल उगाकर, सर्दी गर्मी बरसात सहकर, बिना विश्राम परिश्रम कर, खेतों के पास घर बनाकर। अब देखिए, धरती की सेवा, अब इस श्लोक में ढूंढिए कि धरती की सेवा कहाँ पर आई हुई है। तो देखिए, धरती की सेवा, तो धरती की सेवा किस श्लोक में है? धरती की सेवा, ये देखिए दूसरे में मिल गया, धरती की सेवा करते हैं कभी न मेहनत से डरते हैं। यानी हम धरती की सेवा करते हैं, कभी न मेहनत से डरते हैं, यानी मेहनत से डरते नहीं हैं, तो क्या करते हैं? हम खूब मेहनत करते हैं। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बिना विश्राम परिश्रम करके हम धरती की सेवा करते हैं, ऐसा किसान कह रहा है। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। यानी प्रश्न को आप पहले पद्यांश में ढूंढेंगे, फिर उसका अर्थ जो है चयन करेंगे। अब उसके बाद देखिए, इसमें भी कारण और कथन वाला प्रश्न इस खंड में भी आएगा। हमारे घर खेतों के पास स्थित होते हैं, हमारे घर शहरों से दूर होते हैं। दो कथन कहा गया, पहला कथन है, दूसरा उसका कारण है। कथन क्या है कि हमारे घर खेतों के पास स्थित होते हैं, तो ये तो श्लोक में भी आया हुआ है, हमारे घर शहरों से दूर होते हैं। अब यहाँ पे देखो, किसान के जो घर होते हैं वो खेतों के पास क्यों होते हैं? पहले श्लोक में ढूंढ लेते हैं कि ये पंक्ति है कहाँ पर। तो देखो ना, यहाँ पे है, रखवाले अपने खेतों में जिनमें बीज बिखेरे हैं। तो देखो यहाँ पे मिल जाएगा इसका, धरती की भूख मिटाते हैं। तो इसका उत्तर देखो ना, इस श्लोक में उसी का भाव लगा हुआ है। खेत लगे हैं अपने घर से, हमको गरज नहीं दफ्तर से, दूर शहर से रहने वाले, सीधे साधे भोले भाले। यानी खेत अपने घर से लगे हुए हैं, यानी उनके खेत जो है अपने घर के समीप में ही है, उनको दफ्तर नहीं जाना है। दूर शहर से रहने वाले, वो शहर से दूर रहते हैं। अब यहाँ पर देखो, प्रश्न क्या आया हुआ है? कथन है कि हमारे घर खेतों के पास स्थित है, उसका कारण है हमारे घर शहरों से दूर होते हैं। अब ये कथन तो सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि घर जो है खेत के पास होने का मतलब ये नहीं है कि शहर से दूर है। मतलब ये है कि वो खेत के पास इसलिए रहता है ताकि वो खेत की रखवाली कर सकें। तो आपका उत्तर ये डी वाला सही होगा कि कथन ए व कथन आर सही है। यानी ये भी सही है, इस श्लोक के आधार पर देखेंगे तो ये कथन भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कथन आर जो की सही व्याख्या नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कथन ए की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरह के प्रश्न में थोड़ा सा डाउट आपको होगा, तो आप ध्यान से करेंगे। इसका अंतिम खंड है, हम किसानों ने धरती को फसलों के आवरण से ढक दिया है, कविता की पंक्ति का आशय क्या है? किसानों ने धरती को फसलों के आवरण से ढक दिया है। अब आशय क्या कह रहे हैं? तूफानों से मुंह फेरे हैं, रखवाले अपनों खेतों के, धरती को साड़ी पहनाते, दूर तक भूख मिटाते। तो ध्यान देखो बच्चों, क्या कह रहे हैं
किसान ने धरती को फसलों से ढक दिया है। अब उसके लिए क्या आया हुआ है, धरती को साड़ी पहनाते, यानी जो किसान है जब उनकी फसल खेतों में लहलहाती है तो ऐसा लगता है जैसे धरती ने हरे हरे रंग की साड़ी पहन रखी है। तो इस तरह से करेंगे तभी आप दोनों पैसेजों में 10 में से 10 नंबर पाने में सफल होंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 में। वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक जरूर कर देना और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। अब प्रश्न नंबर 3 में क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। रचना के आधार पे वाक्य भेद आता है। प्यारे बच्चे, आप सभी जानते हैं कि 9th क्लास के सिलेबस में आपने क्या पढ़ा था, अर्थ के आधार पे वाक्य भेद। लेकिन 10th क्लास में क्या है, रचना के आधार पे वाक्य भेद। रचना के आधार पे वाक्य भेद। तो हम आपको बताना चाहते हैं जो वाक्य है ना वो कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये समझ लो फिर उत्तर देखो। तो कितने भेद होते हैं, पहला होता है सरल वाक्य। ध्यान से देखिएगा, सरल वाक्य, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है हमारी वीडियो से पढ़ने वाले बच्चे के नंबर एक भी नंबर कटने ना पाए। पहला हो गया सरल वाक्य। दूसरा होता है मिश्रित वाक्य। क्या होता है, मिश्रित वाक्य। ध्यान से लिखिएगा, पहला क्या होता है, पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसी को मिश्र वाक्य भी कहते हैं या इसी को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, मिश्र वाक्य। और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। वैसे आज या कल में हम आपके लिए इन तीनों वाक्यों की परिभाषा वाले वीडियो लाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हल करा रहे हैं ना, तो तीनों वाक्यों की विशेषता थोड़ी सी समझ लो फटाफट। तो देखो बच्चों, जो सरल वाक्य होते हैं उसमें एक क्रिया होती है, जो मिश्र वाक्य होते हैं उसमें पहला वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, और जो संयुक्त वाक्य होता है, कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, उसमें जो है और मिलेगा आपको, तथा मिलेगा। तो आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके इस ज्ञान को मजबूत करेंगे और तैयारी करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अब देखो बच्चों, ये आपके पेपर में जो वाक्य आएगा ना थोड़ा सा अटपटा सा आएगा कि बच्चे उसमें कन्फ्यूज आ जाए कि जो सही क्या है। देखो यहाँ पे ये वाक्य क्या लिखा है, रसूलन और बतूलन। अब यहाँ पे अच्छा अच्छा नाम भी दे सकते हैं, लेकिन आपको गलत कराने के लिए ऐसे कठिन कठिन शब्द देंगे ताकि आप गलत करें, लेकिन आप गलत नहीं करेंगे। तो देखो बच्चों क्या वाक्य है, रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। अब यहाँ पर देखो कौन, ये कैसा वाक्य है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो दो क्रिया है, जब गाती हैं तो खुशी मिलती है, दो क्रिया हो गई, दो क्रिया हो गई। ये कैसा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। ध्यान से देखिएगा, पेपर में यही बातें काम आएंगी, संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसको क्या बनाना है, सरल वाक्य बनाना है। तो सरल वाक्य में क्या होता है, एक क्रिया होती है। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एक क्रिया होती है। अब एक क्रिया बनाएंगे तो देखो विकल्प क्या है, पहला है रसूलन और बतूलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। दूसरा है रसूलन और बतूलन जैसे ही गाती हैं अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। रसूलन और बतूलन गाती हैं और अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। रसूलन और बतूलन के गीतों से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। तो देखो बच्चों, कभी कभी जब आपको विकल्प ना समझ में आए तो आप ऐसा भी सोचें कि इसमें क्या नहीं हो सकता। तो देखो बच्चों, इसमें और आ गया ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब ये वाक्य जो है इस पर निर्भर हो गया, तो ये मिश्र वाक्य हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब प्रतियोगिता किसमें है, पहले और दूसरे में है, क्योंकि दोनों सरल वाक्य तो हैं लेकिन दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे देखो रसूलन और बतूलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिल रही है, यहाँ पे गीतों से मिल रही है। तो यहाँ पे देखो ना, वाक्य में क्या कहा गया है कि जब बतूलन गाती हैं तो अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। यहाँ गीत से खुशी नहीं मिल रही है, खुशी किससे मिल रही है, गायन से मिल रही है। छोटा सा अंतर है, यही ध्यान देना, नहीं तो गलत कर देंगे। क्योंकि दोनों सरल वाक्य हैं ये, लेकिन इस वाक्य का सरल वाक्य कौन सा बनेगा, ये ए वाला बनेगा, ये ध्यान देना है। यही तो ध्यान देना है आपको पेपर में। आपका खा वाला देखो प्रश्न क्या है, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। इस मिश्रित वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। अब ये कैसा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, क्योंकि
पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, अब गुजरे तो क्या हुआ, उसके लिए ये वाक्य इस पर निर्भर है। तो ये कैसा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। क्या बनाना है, संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य तब बनता है जब उस वाक्य में और होता है या फिर तथा होता है। अब देखिए किस वाक्य में और तथा मिल रहे हैं, हमारी ट्रिक काम आएगी, तभी आप नंबर पाएंगे, ध्यान देना। तो यहाँ पे पहला क्या है, जैसे ही दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरे उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। दूसरी बार उधर से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, इसमें भी और नहीं मिला। अब देखो और किस में लिखा हुआ है, ये देखो मिल गया ना, बस यही सही होगा। यानी संयुक्त वाक्य में क्या ढूंढेंगे, और मिलेगा आपको और तथा मिलेगा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो फटाफट देखते रहिए। आपका क्योंकि व्याकरण है, हिंदी का व्याकरण है, ऐसे नहीं होगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अब कौन सा वाक्य कह रहा है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, पहला वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। तो देखो पहला उदाहरण क्या है, अजमेर से पहले पिताजी इंदौर थे। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर थे, यह कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, क्योंकि एक ही क्रिया है। हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा। हमने हुड़दंग मचाया, और अब ये और आ गया ना जो तीसरे वाले में, तो ये कैसा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। कैसा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। हमारे हुड़दंग मचाने के कारण कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा। अब ये जो अंतिम वाक्य है प्यारे बच्चों, ये भी सरल वाक्य है। तो कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें जो है बी वाला विकल्प सही होगा, ये वाला। हुड़दंग तो इतना मचाया कि, यानी यहाँ पे की लगाने से ये पहला वाक्य दूसरे पर निर्भर हो जाता है ना, तभी मिश्र वाक्य होता है। वैसे आप कहेंगे तो इन वाक्यों की हम एक अलग से छोटी सी वीडियो बना देंगे ट्रिक के साथ में। अब इसके बाद देखिए घा वाला क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखिए। कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, अब इसमें देखो 4 दिए गए हैं, 4 में से 1 और 2 सही है, 2 3 सही है, 1 4 सही है। इस तरह के प्रश्न में थोड़ी सी बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम देना चाहिए भी। क्योंकि अब आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं, अगर आपने पहला प्रश्न लिख रहे हैं ना और इसमें से कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप गलत ना लिखें, उसको जो है छोड़ दीजिए, बाद में सोच करके फिर लिखिएगा, गलत मत लिखिएगा। 1 2 लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद आगे वाला प्रश्न लिख लेंगे, जब बाद में टाइम मिलेगा तो उसको समझ के फिर लिख लेंगे, ऐसा करेंगे। तो देखो बच्चों, संयुक्त वाक्य इसमें से ढूंढना है। असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है। अब ये कैसा वाक्य है, ये तो सरल वाक्य है। मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन बिताऊंगी। अब यहाँ पे तथा मिल गया, तो पहला संयुक्त वाक्य तो मिल गया भाई। अब अगला वाक्य देखते हैं, तो संयुक्त वाक्य मिल गया, जैसे ही रमेश आया वैसे ही मोहन चल दिया। अब जैसे तैसे दोनों मिल गए ना, तो ये मिश्रित वाक्य हो गया, तो ये तो संयुक्त वाक्य हुआ नहीं। अगला क्या है, विद्यार्थी परिश्रमी है, वह अवश्य सफल होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे तथा और नहीं है, लेकिन दोनों वाक्य क्या है ना, स्वतंत्र वाक्य हैं। जब दोनों स्वतंत्र वाक्य हो, बीच में और तथा ना मिले, तब भी वो जो है संयुक्त वाक्य होते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, ये स्वतंत्र वाक्य है, विद्यार्थी परिश्रमी है, इतना कहने से भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वह अवश्य सफल होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। तो आपका उत्तर कहीं कौन सा सही होगा, 2 और 4, ये वाला सही होगा। इसके बाद इसका अंगाखंड है, इसमें जो है 3 उदाहरण दिए गए हैं, 3 वाक्य दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। मिलान करके आपका उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। तो सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए, एक ही क्रिया है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। मैं युवा थी, और मिल गया, तो और मिलता ही फटाफट और तथा मिलते ही आप जान जाना कि कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। कुछ लोग इसलिए दान करते हैं कि, अब जहां भी की मिल जाए वहां पे कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। तो अब देखो उत्तर मिला लो, कौन सा सही होगा। दूसरे प्रश्न का अंगाखंड है, तो इसमें जो है ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, देखिए ना,
कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पे देखो ये कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, यानी पहले का दूसरा। तो पहले का दूसरा किसमें है, ये इसमें है, बी वाले में। पहले का दूसरा किसमें है, बी वाले में। दूसरे का तीसरा और पहले तीसरे का पहला, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो मिलान कर लेंगे, मिलान करने के बाद में जो आपका उत्तर होगा वो सही हो जाएगा। अब उसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 में क्या आता है, वाच्य। क्या आता है, वाच्य। वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में काफ़ी कुछ करा दें। वैसे वाच्य की भी हम अलग से छोटी वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ प्रश्न करेंगे सॉल्व। तो देखो बच्चों वाच्य, वाच्य आप पढ़े होंगे हिंदी में, नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा जान लीजिए। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। ये संस्कृत में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्तृवाच्य होता है, जब कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य होता है, जब भाव की प्रधानता होती है यानी क्रिया की भाव माने क्या होता है, क्रिया, जब क्रिया की प्रधानता होती है तो भाववाच्य होता है। अब पहला प्रश्न है आपका, बाल गोविंद भगत कबीर को साहेब मानते थे, कर्मवाच्य में बदलिए। अब ये कैसा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। कैसा वाच्य है ये, कर्तृवाच्य है। किसमें बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करते हैं, कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाते हैं। अब संस्कृत तो है नहीं, इसमें विभक्ति तो लगाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, कर्ता में द्वारा जोड़ देंगे। कर्ता में क्या जोड़ देंगे, द्वारा। अब देखो पहला विकल्प क्या है आपका, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहेब माना जाता था। बाल गोविंद द्वारा कबीर को साहेब माना जाता है, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहेब मानते हैं, बाल गोविंद भगत से कबीर को साहेब माना जाता है। अब देखो बच्चों ये दोनों सेम हैं, अंतर क्या है, यहाँ पे था है, यहाँ पे है। तो यहाँ वाक्य में क्या है, थे, यानी अब नहीं मान रहे हैं, पहले मानते थे। तो आपका उत्तर सही होगा ये ए वाला, बाल गोविंद भगत द्वारा। अब कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के साथ द्वारा लगाते हैं, और मानते थे ये इनके अनुसार था, तो इसको जो है कबीर साहब के अनुसार यहाँ पर जो है माना जाता था। इस तरह से क्रिया बदल दिए हैं। अगला प्रश्न है, भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया, वाक्य में वाच्य है। अब यहाँ देखो ना, भोर में, ये तो मान लो आधार हो गया यानी बेस हो गया, टाइम हो गया, लोगों से, अब लोगों से आ गया, इसका मतलब क्या है कि कर्तृवाच्य नहीं है। जहां पे से और द्वारा मिल जाए वहां तो कर्तृवाच्य पहले ही भाग जाएगा। अब कर्तृवाच्य नहीं है तो ये वाला विकल्प भी कैंसिल हो गया। अब कौन बचा, भाववाच्य बचा और कर्मवाच्य बचा। तो अब इसमें देखिए खा वाले में कौन सा वाच्य है, गीत नहीं सुना गया, यानी क्रिया की प्रधानता हो रही है, यानी भाव की प्रधानता हो रही है, तो इसमें भाववाच्य सही होगा। क्या होगा, सही होगा भाववाच्य। अगला है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। उदाहरण है, अब किसका उदाहरण है, भाववाच्य का है, कर्तृवाच्य का है, कर्मवाच्य का है, विचारवाच्य का है। अब ध्यान देखो ये विचार वाक्य नया ला दिए, तो पहले ही नहीं हुआ क्योंकि वाच्य तो 3 ही होते हैं। अब यहाँ पर देखो धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, तो इसमें जो है ना तो कर्ता में, क्योंकि बच्चे उछल रहे हैं, यही इतना वाक्य है, इतना तो फालतू चीजें हैं। तो बच्चे उछल रहे हैं यानी ये जो है कर्तृवाच्य है, आपका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद घा, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण है। अब यहाँ पे 4 उदाहरण दे देगा और इसमें से एक से अधिक सही होंगे। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा सही है, दूसरा चौथा सही है। अब इसको वाक्य देखेंगे फिर निर्धारित करेंगे कौन सा इसमें जो है सही है। हाँ बच्चों, तो देखो वाक्य देखेंगे, माता जी मिठाई बना सकती हैं। तो ये कैसा वाच्य है, हमको भाववाच्य चुनना है। तो कैसा वाच्य है, तो कर्तृवाच्य हो गया, पहले ही बाहर हो गया। मुझसे बैठा नहीं जाता, अब जहाँ ऐसे वाक्य मिल जाएं, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे खड़ा हुआ नहीं जाता, ये सारे वाच्य कैसे होते हैं, भाववाच्य होते हैं। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, अब यहाँ रक्षा की प्रधानता हो रही है। किसकी प्रधानता हो रही है,
रक्षा की प्रधानता हो रही है, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा बताइए। तो देखो बच्चों, अब इसमें जो है ना, ये कर्म की प्रधानता हो गई तो एक कर्मवाच्य हो गया। ये जो है गर्मियों में छत पर सोया जाता है इसकी प्रधानता हो गई, तो यानी ये दूसरा और चौथा ये है भाववाच्य। तो दूसरा चौथा किसमें है, डी वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा डी। अब अंगा वाला प्रश्न देखते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 को सम्मिलित करना है। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, तो कैसा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। गोपाल से पत्र लिखा जाता है, अब पत्र लिखा जाता है तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। धूप में चला नहीं जाता, तो ये हो जाएगा भाववाच्य। अब इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें आपका जो है बी वाला विकल्प सही होगा। कौन सा, बी वाला, पहले का दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में पहला। अब इसके बाद क्या है देखिए, पद परिचय। क्या है, पद परिचय। फटाफट क्वेश्चन हल करिए क्योंकि पेपर में समय बहुत कम है, आपको किताब भी पढ़नी है। तो पद परिचय में क्या क्या बताना होता है, देखो पहला प्रश्न क्या है, हम देहरादून घूमने गए, रेखांकित पद का परिचय है। अब हम, ये कैसा है, संज्ञा तो है नहीं, तो पहला तो वैसे ही बाहर हो गया। अब सार्वनामिक विशेषण भी नहीं है, तो चौथा बाहर हो गया। अब इन दोनों में टक्कर रह गई। इस तरह से आप पेपर में भी करेंगे कि ये दोनों तो पहले बाहर हो गए, पहले और चौथे, अब दोनों में बी और सी में कौन सही होगा। तो देखो बी और सी में ही हमको देखना है। तो यहाँ पे देखो सर्वनाम प्रथम पुरुष पुल्लिंग बहुवचन करता, सर्वनाम प्रथम पुरुष पुल्लिंग एक वचन करता। अब यहाँ पर हम है तो हम एक वचन तो आता नहीं है, एक वचन में तो मैं होता है, तो आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा, आपका विकल्प सही होगा इसमें बी, बहुवचन करता, ये वाला सही होगा। शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, रेखांकित पद का परिचय है। अब 10वीं विशेषण है, संख्यावाचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन कक्षा विशेष है। तो देखो बच्चों 10वीं, अब ये 10वीं क्या है, 10वीं जो है विशेषण है। कैसा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। और किसका विशेषण है, कक्षा का, तो कक्षा जो है विशेष हो जाएगा। अब देखो कक्षा विशेष इन दोनों में भी है, तो ये दोनों क्यों नहीं सही है, ये देख लीजिए। यहाँ पे देखो विशेषण गुणवाचक दिया गया है, तो गुणवाचक तो बिल्कुल नहीं है। विशेषण संख्यावाचक स्त्रीलिंग बहुवचन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखो बहुवचन दिया गया है ना, और यहाँ पे एक वचन दिया गया है। तो 10वीं, अब 10वीं एक वचन है कि बहुवचन है बताइए। शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अब ये 10वीं कैसा नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है, जिसको आप इंग्लिश में ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, संस्कृत में पूर्णी संख्या कहते हैं, हिंदी में भी पूर्णी संख्या करते हैं। ये एक का बोध कराती है। 10वीं का मतलब होता है कि वो केवल 10th क्लास में पढ़ती है, तो ये एक वचन यानी ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फटाफट मिलाते चलिए और समझते भी चलिए। वह स्कूल से अभी अभी आया है, स्कूल से इसका परिचय देना है। अब स्कूल क्या है, संज्ञा है, देखो सब में संज्ञा संज्ञा मिल गया। जाति, अब जाति है कि व्यक्ति है, जाति है कि व्यक्ति है, तो स्कूल जो है, स्कूल व्यक्ति नहीं होता है, स्कूल जाति होते हैं, क्योंकि बहुत टाइप के स्कूल होते हैं। तो जाति हो गया, देखो जाति जाति तीन में मिल गए। अब एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है कि बहुवचन है, तो इसमें एक वचन है। अब कारक कौन सा है, तो स्कूल से अभी अभी आया है, तो अलगाव हो रहा है, अपादान कारक है। तो संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, अपादान कारक है, तो आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा बताइए, आपका विकल्प सही हो जाएगा डी वाला। कौन सा विकल्प, डी वाला, ये वाला सही होगा। अब और विकल्प क्यों नहीं सही हुए, इसके पे भी चर्चा करनी है, क्योंकि देखो ये अपादान कारक है ना, और एक वचन है, बहुवचन नहीं, क्योंकि वो एक ही स्कूल से आया है। जातिवाचक है, संज्ञा है। चलिए अगला देखते हैं। वह मेरी बात पर बहुत हंसा, वह मेरी बात पर बहुत हंसा रेखांकित पद का परिचय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण संख्यावाचक, विशेषण परिमाणवाचक, विशेषण परिमाणवाचक। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, बहुत हंसा तो किसके लिए आया हुआ है, हंसने के लिए, तो ये कैसा विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। और कैसा विशेषण है, परिमाणवाचक है, हंसना क्रिया का विशेषण है, तो आपका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है आपका जो है, योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है।
ये तो सब लोग कहते हैं कि योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। रेखांकित पद का परिचय यानी संतान का परिचय देना है। अब संतान कैसा है, संज्ञा है। अब ये यहाँ पे विशेषण लिखा हुआ है तो ये तो पहले से ही बाहर हो गया। संज्ञा है, अब कैसी संज्ञा है, जाति है कि व्यक्ति है, तो ये जो है जातिवाची संज्ञा है। अब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, अब यहाँ देखो, यहाँ तो संज्ञा जातिवाचक पुल्लिंग एक वचन, संज्ञा जातिवाचक स्त्रीलिंग एक वचन। अब इन दोनों में टक्कर है तो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, इसके लिए हिंदी में जो है ना प्यारे बच्चों वो प्रयोग के आधार पे होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा ना, योग्य संतान की, योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। अब होती है का मतलब हो गया स्त्रीलिंग, होती का क्या मतलब हो गया, स्त्रीलिंग। तो आपका विकल्प से हो जाएगा ए, संज्ञा जातिवाचक स्त्रीलिंग, क्योंकि हिंदी में लिंग का निर्धारण प्रयोग के आधार पर होता है। जैसे दीपक जलता है, लालटेन जलती है, दूध पिया जाता है, चाय पी जाती है, तो चाय स्त्रीलिंग हो गया, दूध पुल्लिंग हो गया। तो इस तरह से हिंदी में जो है लिंग का निर्धारण होता है। इसके बाद अलंकार है, अलंकार का वीडियो हम अगली वीडियो में लाएंगे, उसका प्रश्न और ट्रिक के साथ लाएंगे। तो आपकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और आगे की वीडियो कब चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।